नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल TG2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल और एमपी पीजीसीएल। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि सेंट्रल में सेल, इसरो, DRDO, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने लिया है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक जुड़ा हुआ मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि 1-2 फैरेड संधारित्र के यानी कैपेसिटर के पास एक कूलाम आवेश तो इसके टर्मिनल में वोल्टेज की गणना करें। जैसा कि वोल्टेज की गणना करना है तो V बराबर आपका होता है Q/C होता है, या फिर Q बराबर CV बोल सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर निकालेंगे। जैसे कि Q का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 1 और C का मान यहाँ पर जो कि दिया गया है 2, भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है 100 वोल्ट तक चार्ज किए गए एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में होने वाला परिवर्तन डैश रहेगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि फार्मूला Q बराबर CV होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि Q बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 400 माइक्रो कूलाम, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। धारिता की परिभाषा क्या है? सही उत्तर जो कि आवेश बटे विभवांतर इसकी परिभाषा होती है। चलिए, आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है? Q बराबर IT होता है या Q बराबर CV बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आवेश एक अदृश्य काल्पनिक गुण है जो प्रत्येक वस्तु में आकर्षित या विकर्षण अनुभव करती है। एक कैपेसिटर यानी संधारित्र हेतु चार्ज सदैव परावैद्युत माध्यम में संग्रहित रहता है। यह आवेश ओढ़ता मान के साथ अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए देख सकते हैं Q बराबर CV, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला है 3 संधारित्रों यानी 3 कैपेसिटर की धारिता का अनुपात 1:2:3 में है और उसके आर पार वोल्टता का अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना होगा? सिंपल सा है, जो कि फार्मूला आपका होता है Q बराबर CV होता है, जो कि यहाँ पर निकालना ऊर्जा मतलब E यानी ऊर्जा बराबर 1/2 CV² होता है। इस प्रकार तीनों फार्मूले पर जो कि धारिता आपकी C बराबर दिया गया, V का मान दिया गया, यहाँ पर तीनों का मान पुट करेंगे और हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 9:8:3 आ जाएगा। चलिए, जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया, अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लिए लीकेज करंट पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल उपकरण है। सही उत्तर जो कि ELCB होता है। कंट्रोल उपकरण जो होता है ELCB, इसका जो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है, और लीकेज करंट के पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए, यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं ELCB के बारे में। इसका पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। जिस संस्थापन में ELCB लगा होता है, यह लाइव वायर से अर्थ की ओर की जाने वाली फॉल्ट करंट को डिस्कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न, एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? सही उत्तर हवा के माध्यम से होता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन हवा के माध्यम से होता है। एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है।
सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच गियर है जिसका प्रयोग सर्किट के निर्माण और स्विच ब्रेकिंग के लिए किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज आपूर्ति में संयोजित सिंगल फेज कुंडली डैश डैश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सही उत्तर स्पंदमान। सिंगल फेज आपूर्ति में संयोजित सिंगल फेज कुंडली स्पंदमान यानी पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी वोल्टता को जो कि ई बराबर EM cos ओमेगा टी से व्यक्त किया जाता है तो फेज कोण यानी काला कोण का मान ज्ञात करना है। फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ई बराबर अधिकतम मान यानी EM साइन ओमेगा इंटू 2 यानी आवृत्ति मान और काला अंतर मान। यहाँ पर पूरा फार्मूले पर जो कि यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार रखेंगे जो कि तुलना करने पर आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक शुद्ध धारिता परिपथ के लिए यदि तात्क्षणिक वोल्टता Vm साइन ओमेगा टी द्वारा निर्धारित होती है तो तात्क्षणिक धारा क्या होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि Im साइन ओमेगा कोष्टक में ओमेगा इंटू टी प्लस 90 डिग्री, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि शुद्ध धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कोण आगे रहती है, जो कि इस फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए, एक जावक्री वोल्टेज 200 साइन ओमेगा टी प्लस 3 दी गई है तो वोल्टेज का औसत मान क्या होगा। औसत मान बराबर होता है 2V/π। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे जो कि सॉल्व करेंगे आपका 127.32 वोल्ट, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि एक कैलकुलेशन करने लगेंगे तो काफ़ी देर लगेगी, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बताते चल रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। परिपथ से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा जो कि दी गई है 141.4 और साइन 314.2 टी है तो धारा के RMS मान की गणना कीजिए। RMS मान बराबर जो कि आपका फार्मूला होता है, देख सकते हैं, जो कि 141.4/√2, यहाँ √2 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 100 वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसा कि इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय कहलाता है, सही उत्तर ध्रुवण। इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय ध्रुवण कहलाता है। चलिए देख लेते हैं, जब एक सीसा यानी लेड एसिड सेल पूरी तरह से आवेशित की जाती है तो क्या होगा। सही उत्तर जो कि H2SO4 का आपेक्षिक घनत्व तो लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। चलिए, जब सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल की पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो H2SO4 का आपेक्षिक घनत्व तो लगभग 1.28 बढ़ जाता है। लेड एसिड सेल एक सेकेंडरी सेल होता है जिसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और कैथोड यानी लेड तथा एनोड जो है लेड ऑक्साइड की बने होती है। अगला है, सेल की क्षमता डैश डैश में मापी जाती है। सही उत्तर एम्पियर इंटू घंटा में मापते हैं। जैसा कि सेल की क्षमता एम्पियर इंटू घंटा में मापी जाती है, सेल ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। यदि कोई सेल 1 घंटा में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे तो उसकी क्षमता जो है 1 AH यानी 1 एम्पियर आवर होगी। चलिए अगला है, अगला जो कि इस प्रकार दिया गया है, किसी नाभिक में शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एम्पियर इंटू टर्न बटे मीटर में निर्धारित करें जब कुंडली में 100 टर्न्स हैं यानी 100 फेरे हैं जिससे 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसा कि आपका फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र बराबर एम्पियर इंटू टर्न जो कि L/L होता है, यानी लंबाई होती है। फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि लंबाई आपकी 5 मीटर दी गई है और धारा आपकी 0.6 दी गई है, टर्न आपके 100 दिए गए हैं। यहाँ पर पूरा मान रख के सॉल्व करेंगे, आपका 12 एम्पियर इंटू टर्न बटे मीटर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला है,
एक पदार्थ की संवेदनशीलता निर्धारित कीजिए। यदि इस पदार्थ की क्षेत्र शक्ति 0.8 गुणे 10⁻⁵ एम्पियर प्रति मीटर है और चुंबकत्व की मात्रा 0.97 गुणे 10⁻⁵ एम्पियर बटे मीटर, यानी एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स इसका दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर फार्मूला आपको मैंने अभी बताया, जो कि क्षेत्र शक्ति आपकी दी गई है, चुंबकीय मात्रा दी गई है, फार्मूला दिया गया है चुंबकीय संवेदनशीलता बराबर m/h। दोनों का मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 101.21 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। आप इसे जरूर देख लें। चलिए अगला है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सोलेनॉइड का कोर जिस पदार्थ का बना होता है उसकी अपेक्षित पारगम्यता 400 होती है। सोलेनॉइड की वाइंडिंग कोर से रोधित होती है और 2 एम्पियर धारा ले जाती है। यदि फेरों की संख्या 1000 प्रति मीटर है तो फील्ड की एच की गणना करें। जैसा कि आपकी दी गई है, यहाँ पर पारगम्यता दी गई है और धारा दिया गया है और यहाँ पर टर्न यानी मीटर दिया गया है, जैसे कि एन की लंबाई। जैसा कि आपका फार्मूला होता है चुंबकीय फील्ड एच धारा को टर्न के गुणन के तुल्य होता है, जो कि एच बराबर एन आई। यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 गुणे 10⁻³ एम्पियर बटे मीटर इसका सही उत्तर निकल कर आ गया। चलिए अगला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे सवाल आपके समझ में आ रहे हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस तरह के आप सवाल पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो कि सरल सवाल तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा आपको हट के करना होगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, यदि 242 लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मिली एम्पियर की धारा है तो अभिवाह घनत्व लगभग डैश होगा। जैसा कि आपका लंबाई दिया गया है जो कि 242 और धारा दी गई है 640 और यहाँ पर आपका बल दिया गया है 0.75। फार्मूला होता है बी बराबर, जो कि एफ यानी एफ बराबर BIL बोल सकते हैं। यहाँ पर बी हमें निकालना तो इस प्रकार F/IL यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 4.84 बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ गया। फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर वेबर होती है। जैसे कि फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। एम्पियर इंटू टर्न बटे वेबर रिलेक्टेंस का मात्रक होता है, जो कि एम्पियर इंटू टर्न प्रति वेबर रिलेक्टेंस का होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। आप इसे जरूर याद रखें। चलिए, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है? सही उत्तर जो कि एक बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता एक होता है। किसी पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता किसी एक ही चुंबक क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व तथा शून्य या हवा में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व का अनुपात इसे माइक्रो आर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं दिया गया है। अगला है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति चुनें। जैसे कि ध्यान दें, आपका जो कि एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव बल को प्रदर्शित करता है और फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को और एन है घुमाव की संख्या। फार्मूला आपका होता है जो कि एप्सिलॉन यानी इलेक्ट्रोमोटिव बल बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन dt होता है। आप इसे जरूर याद रखें। ये सवाल यही आपका लेंज का नियम भी इसी प्रकार का होता है, आप इसे भी जान सकते हैं। फैराडे के नियमानुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। चलिए, जैसा कि ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, डैश का प्रवेदन मशीन जिसमें एक भारी गोल ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्षैतिज भुजा को आलंबित करता है जो ड्रिल हेड को वहन करती है। सही उत्तर त्रिज्य प्रवेदन मशीन इसका सही उत्तर है। इस ड्रिल मशीन का उपयोग भारी कार्यों में किया जाता है।
जिसके द्वारा अधिकतम 100 mm व्यास तक के होल कर सकते हैं। इसका आर्म पिलर पर 360 डिग्री में घूम सकता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर रोल जंपर का प्रयोग करते हैं, इसका सही उत्तर आप इसे देख लीजिए, रोल जंपर का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। रोल जंपर यानी कच्चा जंपर, जो कि कच्चा जंपर उपकरण का प्रयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने में किया जाता है। अगला है, इनमें से किसका उपयोग विशेष टर्मिनलों या सहायक उपकरणों में जोड़े जाने वाले तारों के सिरों की आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है? सही उत्तर जो कि वायर फेरुल, बिल्कुल सही उत्तर है। वायर फेरुल का उपयोग विशेष टर्मिनलों या सहायक उपकरणों में जोड़े जाने वाले तारों को सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है। इसे सामान्यतः फास्टिंग, ज्वाइनिंग, सीलिंग या सीफामेंट के लिए काम में लिया जाता है। अगला है, स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से डैश डैश होते हैं? सही उत्तर स्क्वायर थ्रेड्स। स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से स्क्वायर थ्रेड होती है। इसका उपयोग आमतौर पर वाहनों जैसे मध्यम और भारी वजन उठाने में किया जाता है। अगला है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि स्क्वायर थ्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब, सही उत्तर जो कि भारी भार शामिल हो। स्क्वायर थ्रेड का अनुप्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भारी भार शामिल हो। थ्रेड वास्तव में धात्विक, आरी या औजार के दांतों का प्रकार का होता है। अगला है, निम्नलिखित चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? सही उत्तर जो कि रिंच आपका दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है? सही उत्तर रंग कोड आपको प्रभावित नहीं करेगा, जबकि तापमान करेगा, कंडक्टर का आकार करेगा और ज़मीन के ऊपर या नीचे ये भी करेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको ये एक सिंबल दिया गया, आपको बताना है ये किसका प्रतीक दिया गया है। सही उत्तर जो कि सभी लोगों को पता होगा, ये आपका अर्थ ग्राउंड होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन से रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं? सही उत्तर हरा पीला इसका सही उत्तर है। चलिए, हरा पीला रंगीन तार जमीन तार होते हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं। प्रदोष की स्थिति में यह तार समस्त धाराओं को भू में भेज देते हैं, यानी जमीन में भेज देते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, रोधक केबलों यानी इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी यानी स्टील कंडक्ट में खींचा जा सकता है डैश डैश द्वारा दी जाती है। सही उत्तर आपका है जो कि IS 732/1983 इसका सही उत्तर है। रोधक केबल यानी इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी यानी स्टील कंडक्ट में खींचा जा सकता है, इसे IS 732/1983 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला है, STP केबल में STP का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर शील्डेड ट्विस्ट पेपर पेयर होता है। चलिए, जैसे कि STP का पूरा फिर से नाम मैं आपको बता देता हूँ, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। अगला है, H होयस्टेटर द्वारा सबसे पहले किस प्रकार के केबल निर्मित किए गए? सही उत्तर H टाइप केबल निर्मित किए गए थे। होयस्टेटर द्वारा सबसे पहले H टाइप के केबल निर्मित किए गए थे। यह साधारण तथा वर्गाकार आकृति में बने होते हैं। केबल वास्तव में तारों का एक समुचित मात्र है। अगला है, अगला हमारा दिया गया जो कि विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि मूल ज्वाला मंदक गुणों के साथ हस्तक्षेप न करे। यही आपका महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि आपका ये सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम व्याख्या के माध्यम से आपको दिखा देता है जो कि आपको दिया गया है। B बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसे जान लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेज यानी 3 कला विद्युत और प्रकाश भार के लिए केबल डैश डैश प्रकार के होने चाहिए। सही उत्तर
4 कोड प्रकार के होने चाहिए। 3 फेज विद्युत और प्रकाश भार के लिए केवल 4 कोड के होने चाहिए जो विद्युत प्रणाली में प्रयुक्त किया जाता है। यदि संचरण वितरण के लिए 3 फेज 4 तार और 3 फेज तथा एक न्यूट्रल से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है, केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है? सही उत्तर 50 ओम होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर होता है। सही उत्तर जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसी अर्धचालक में वैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि जर्मेनियम का देख सकते हैं जो कि 0 केल्विन पर होता है 0.785 होता है और 300 केल्विन पर होता है 0.72 होता है। सिलिकॉन का यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 0 पर होता है 1.21 होता है और 300 केल्विन पर 1.11 होता है। चलिए अगला है, सिलिकॉन को आम अपने क्रिस्टल में सहसंयोजक बंधन तोड़ने हेतु डैश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिलिकॉन परमाणु के नाभिक में 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं और साथ ही 14 इलेक्ट्रॉन भी अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पहली कक्षा में और 2 और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार के इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वही आपका अर्धचालक होता है। सिलिकॉन का एनर्जी बैंड जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा जर्मेनियम के एनर्जी बैंड गैप जो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? सही उत्तर 4 होती है। जैसा कि जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 32 होता है। जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, इसी कारण इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक नए अर्धचालक में सही उत्तर इलेक्ट्रॉनों की संख्या छिद्रों की समान होती है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक 8 ध्रुव लेप संयोजित टीसी मशीन में 0.3 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। यदि इसे तरंग यानी वेव संयोजन में पुनः कुंडलित किया जाए तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 0.3 ओम के आर्मेचर में जो कि यहाँ पर लेपित हैं, जो कि जैसा कि यहाँ पर देखते हैं जैसा कि सॉल्व किया गया। आपको यहाँ पर मैं बता दूं समांतर में जोड़ लेंगे आपको जो कि 8 ध्रुव जो आपके 8 दिए गए यानी पोल की संख्या 8 और कुल तुल्य प्रतिरोध जो है 3 दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं मान रखेंगे जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका 4.8 बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का मान लगभग क्या होगा? सही उत्तर 0.15 ओम होगा, इसका राइट आंसर है। जैसा कि किसी डीसी मशीन के लिए प्रयुक्त आर्मेचर प्रतिरोध का मान कम से कम होता है जो अधिकतम 1 ओम माना जाता है, अतः दिए गए विकल्पों में जो ए बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, प्रत्येकर्ता जनित्र के एक आर्मेचर कुंडली टर्मिनल व शंट कुंडली एक टर्मिनल के बीच प्रतिरोध साधारणतः डैश होता है। सही उत्तर जो कि ग्रेटर देन 100 मेगा ओम होता है। जनित्र के एक आर्मेचर कुंडली में टर्मिनल व शंट कुंडली एक टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध साधारणतः ग्रेटर देन 100 ओम मेगा ओम होता है। प्रत्येकर्ता जनित्र का यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र का फायदा यह है कि इस प्रकार के जनित्र ईएमएफ उत्पादन करने मतलब उत्पादन अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बड़े उद्योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगला है, किस तरह के डीसी मशीन में ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? सही उत्तर स्थायी चुंबक वाला जनरेटर बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे कि स्थायी चुंबक वाला जनरेटर डीसी ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व के बगैर यह स्वतः उत्तेजित नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य डैश को कम करना है।
सही उत्तर उर्मिका यानी रिपल को कम करना होता है। रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य उर्मिका यानी रिपल फैक्टर को कम करना होता है। किसी भी रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पूर्ण रूप से डीसी नहीं होती है, इसमें कुछ मात्रा में एसी के अवयव भी प्राप्त होते हैं। एसी की इस मात्रा को रिपल कहते हैं। अतः रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट से स्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए फिल्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ये फिल्टर मुख्यतः कैपेसिटर, इंडक्टर तथा रजिस्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिल्टर कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत इस प्रकार है, जो कि देख सकते हैं फार्मूले पर XC बराबर 1/2πfc होता है, जो कि यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका XC जो है आपका अनंत हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई कैपेसिटर डीसी के लिए अत्यंत प्रतिरोध और डीसी के लिए कम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, अतः रेक्टिफायर के आउटपुट में शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। चलिए अगला आपका दिया गया, जो कि देख सकते हैं आप उर्मिका घटक का मान अर्धचालक तरंग दृष्टिकारी के लिए 1.21 तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.482, ब्रिज दृष्टिकारी यानी ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है। अगला है, हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस डैश तत्व बदलने होंगे। सही उत्तर जो कि आवृत्ति दर्शाने वाले देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस आवृत्ति दर्शाने वाले तत्व बदलने होंगे। चलिए अगला है, सेतु दृष्टिकारी को यानी ब्रिज रेक्टिफायर को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सही उत्तर इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। चलिए किस प्रकार की डीसी मोटर को नो लोड पर प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए? सही उत्तर सीरीज मोटर। इसे बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका आर्मेचर उखड़ पुखड़ कर बाहर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, जैसा कि सीरीज मोटर डीसी मोटर नो लोड पर कभी प्रचलित नहीं करना चाहिए, जो कि इसकी गति जो होती है n प्रोपोर्शनल विद्युत वाहक बल बटे फाई होती है। यानी आपका यहाँ पर फ्लक्स घटाएंगे, फ्लक्स घटेगा तो आपकी यहाँ पर गति बढ़ जाएगी, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला है, अगला प्रश्न आपको दिया गया, जो कि इस प्रकार है, सीरीज मोटर की गति बैक ईएमएफ के साथ सीधे अनुपातिक और डैश होती है। सही उत्तर फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीरीज मोटर की गति बैक ईएमएफ के साथ सीधे अनुपातिक और फ्लक्स के साथ अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल बराबर फाई ZNP/60A फार्मूला होता है। चलिए अगला है, 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय डीसी सीरीज मोटर 10 न्यूटन इंटू मीटर का बला घूर्ण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाला बला घूर्ण का मान डैश होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि टार्क आपका होता है धारा के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ पर फार्मूले पर पूरा मान रखें, जो कि धारा दी गई है, धारा I1 और I2 दोनों के मान दिया गया, हमें I2 निकालना है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 40 न्यूटन इंटू मीटर बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ गया। अगला है, अगला हमारा दिया गया, जैसा कि किसी डीसी सीरीज मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर डैश है। सही उत्तर नहीं चलेगी। जैसा कि किसी डीसी सीरीज मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के ओपन हो जाने पर कम्यूटेटर पर अत्यधिक स्पार्किंग होगी। एक विरोधी विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे फील्ड पोल्स के अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता बदल जाती है। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपका, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्टार्टर का मुख्य कार्य है
सही उत्तर स्टार्टिंग यानी चालू होने पर धारा के अंतर्वाह यानी प्रवाह को सीमित करना होता है। देख लेते हैं यहाँ पर जो कि फार्मूला आपका दिया गया है, विद्युत वाहक बल बराबर 5 Znp/60A होता है। यहाँ पर जैसे कि धारा यहाँ पर देखेंगे तो वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल बटे आर्मेचर धारा, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है बटे में। जैसे कि स्टार्टिंग अवस्था में विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल का मान बहुत ही निम्न या शून्य होता है, जैसे कि विद्युत वाहक बल यानी EB प्रोपोर्शनल N होता है, जिसके कारण आर्मेचर धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसको सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसके अनुप्रयोग में DC शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि मशीन, टूल्स और ड्राइव्स में करते हैं। देख लेते हैं जैसा कि दिया गया, जहाँ पर लगभग स्थिर गति की आवश्यकता होती है वहाँ पर शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खराद मशीन, पानी के पंप, कपड़े की मिल तथा कागजों की मिलों इत्यादि में जहाँ पर उच्च स्टार्टिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पर सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ट्रामवे इत्यादि होते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों अगर आप वीडियो पे आया करें तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मैं वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट जोड़ रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, जो कि निःशुल्क दिया गया है। चलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जहां पर इलेक्ट्रीशियन शब्द जुड़ा है ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, जैसे कि एक स्वपरिणामित्र यानी आपका दिया गया है एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर जो कि परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। एक ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। अगला है, विद्युत पृथक्करण यानी गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? सही उत्तर स्व ट्रांसफार्मर यानी ऑटो ट्रांसफार्मर। विद्युत पृथक्करण यानी गैल्वेनिक आइसोलेशन में स्वपरिणामित्र प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न, मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरणों के संयोग में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर उपकरण ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर यह उच्च धारा को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 0 से 5 एम्पियर तक की धारा का मापन कर सकता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यह उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। और यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो कि 11,000 वोल्ट को 110 वोल्ट तक परिवर्तित करके मापन करता है। अगला है सीटी और पीटी के पूर्ण नाम के लिए सही विकल्प चुनें। सीटी का जो है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये आप जरूर याद रखें, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, अगला है सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के मामले में ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिक वाइंडिंग के ऊर्जित रहते हुए द्वितीयक वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सही उत्तर द्वितीयक वाइंडिंग में उच्च प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को कभी उत्तेजित यानी ऊर्जित रहते हुए द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके द्वितीयक वाइंडिंग में उच्च प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है। चलिए,